रात की अंधेरी में जब सब सोए हुए थे, किस्मत के धागे एक नई कहानी बुन रहे थे। राजकुमारी एला, जो जहर का प्याला पीकर मर गई थी, उसकी आत्मा रोशनी की खिड़कियों से गुजर रही थी। उसने अपनी आखिरी सांस में वादा किया था कि अगर उसे दोबारा जिंदगी मिली तो वह अपने दुश्मनों को माफ नहीं करेगी। वह अपने हर आंसू का हिसाब लेगी। अंधेरे के सफर के बाद अचानक उसकी आंखें खुली। उसने खुद को अपने कमरे के बिस्तर पर पाया। नरम रेशमी पर्दे, सुनहरी झाड़, फानूस और वही पुराने कमरे की खुशबू। लेकिन एक चीज अलग थी, वह सांस ले रही थी। उसके शरीर में जीवन की गर्मी वापस आ चुकी थी। एला हड़बड़ा कर उठी। उसने अपने हाथों को देखा, फिर आईने की तरफ दौड़ी और हैरानी के मारे उसकी चीख निकल गई। आईने में जो अक्स नजर आ रहा था वो एला का अपना ही था, मगर वो कई साल छोटी लग रही थी। उसका चेहरा कम उम्र का, आंखें ज्यादा रोशन और बाल बचपन जैसे नरम व मुलायम थे। उसे यकीन न आया। उसने अपने बालों को छुआ और होंठों पर हाथ रखकर बोली, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो मर गई थी। उस पल यादें बिजली की तरह दिमाग में उभरी। जहर का प्याला, अर्लिन की चुप्पी, एल्जा की मुस्कुराहट, कैरन की चालाक नजरें और उसकी अपनी मौत। उसके दिल में आग भड़क उठी। हाँ, मैं मर चुकी थी, मगर अब मैं जिंदा हूं। और यह वक्त, यह तो मेरा अतीत है। एला को याद आया कि यह वही दिन है जब उसकी मंगनी का ऐलान भी नहीं हुआ था। यानी किस्मत ने उसे मौका दिया था, अपने जख्म भरने का नहीं, बल्कि इंतकाम लेने का। उसके कमरे में दरवाजा खुला और लेओरा अंदर आई। वह वैसी ही युवा और मासूम लग रही थी जैसे बरसों पहले थी। एला की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी सहेली को देखकर झपट कर गले लगी। लेओरा, तुम जिंदा हो, तुम मेरे साथ हो। लेओरा ने हैरानी से उसे देखा और हंसते हुए कहा, राजकुमारी, आपको क्या हुआ है? मैं तो हमेशा आपके साथ हूं। आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? एला ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। वह जानती थी कि अगर उसने हकीकत बताई तो कोई यकीन नहीं करेगा। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, कुछ नहीं, बस एक डरावना सपना देखा था। लियोरा ने कोमलता से उसका हाथ थामा। सपने सिर्फ सपने होते हैं राजकुमारी, हकीकत में आप हमेशा सुरक्षित रहेंगी। एला ने मन ही मन कहा, नहीं लियोरा, हकीकत इससे कहीं ज्यादा काली है। लेकिन अब की बार मैं वह मासूम राजकुमारी नहीं रहूंगी। अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। दिन गुजरते गए। एला ने फैसला किया कि वह अपनी मौत के हर लम्हे को याद रखेगी ताकि दोबारा कोई धोखा न खा सके। उसने अपने दिल पर एक नया अहद कर लिया। अब मेरी आंखों से बहने वाले आंसू कमजोरी नहीं होंगे, बल्कि वे मेरे हथियार होंगे। उसने पहली बार अपने इर्द गिर्द लोगों को नए अंदाज में देखना शुरू किया। वह जो मुस्कुराते थे उनकी आंखों में लालच देखने लगी, जो प्यार जताते थे उनके दिलों में जहर पहचानने लगी। उसे समझ आ गया कि सच्चाई और झूठ के पर्दे के पीछे किसका चेहरा छुपा है। उसने रानी एल्सा को भी नए अंदाज से देखा। वही औरत जो जाहिर तौर पर मां का किरदार अदा करती थी, दरअसल एक सांप थी जो जहर उंडेलने के इंतजार में बैठी थी। एला ने सोचा, अब की बार मां का लिबास ओढ़ने वाली यह औरत मुझे धोखा नहीं दे सकेगी, बल्कि मैं ही उसे उसके खेल में फांसा दूंगी। और फिर अर्लीन, उसका दिल उसका नाम सुनते ही जल उठता है। वह याद करती है कि किस तरह उसने अपनी आंखों के सामने उसे मरने दिया, किस तरह उसके वादे और मोहब्बत सब धोखा साबित हुए। उसकी सांसें भारी हो गईं, लेकिन उसने खुद को काबू में किया। अब की बार अर्लीन, तुम मेरे दिल का बादशाह नहीं बल्कि मेरे इंतकाम का कैदी बनोगे। उस रात जब सब सो रहे थे, एला खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही थी। चांदनी में उसका चेहरा नरम था, मगर आंखों में एक नई आग जल रही थी। वह आसमान की तरफ देखकर बोली, कसम है उन आंसुओं की जो मेरी मौत के वक्त गिरे थे, मैं अपने दुश्मनों को माफ नहीं करूंगी। मैं उनके हर धोखे का जवाब दूंगी। चांदनी ने जैसे उसके इरादे पर मुहर लगा दी। उसने फैसला कर लिया था, अब से वो वही मासूम शहजादी नहीं रहेगी जिसे सब कमजोर समझते थे। अब वो एक नई इला, एला की नई जिंदगी तो शुरू हो चुकी थी, मगर उसकी आंखों में अब मासूमियत के बजाय एक गैर मामूली रोशनी थी। यह रोशनी उम्मीद की नहीं बल्कि इंतकाम की आग से जलती थी। वह जानती थी कि इस बार उसे दुश्मनों को हराने के लिए सब्र, अक्ल और हिकमत का सहारा लेना होगा। ताकत की जड़ें जमीन के नीचे छिपकर बढ़ती हैं, और जब वक्त आता है तो वह जड़ें एक विशाल पेड़ बन जाती हैं। एला ने अपने दिल में कहा, मैं अब कोई जल्दबाजी नहीं करूंगी। मेरे दुश्मन मुझे कमजोर समझेंगे और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। दिनों के साथ एला ने अपनी पुरानी जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे वह हर छिपी बात याद थी जो पहली जिंदगी में वह नजरअंदाज कर गई थी। उसे याद आया कि महल में कुछ खास नौकर मलिका एल्सा के वफादार थे। वह आम खादिम लगते थे, मगर दरअसल खबरचीन थे। एल्सा ने इस बार उन पर नजर रखी। वह उनके हर कदम को जांचती और दिल ही दिल में मुस्कुरा देती। अब की बार
खेल तुम्हारा नहीं, मेरा होगा। इसी दौरान उसने लियोरा को अपने करीब तर कर लिया। वह जानती थी कि लियोरा ही वह एकमात्र व्यक्ति है जो वास्तव में उसके लिए वफादार है, लेकिन इस बार उसने लियोरा को अपनी हर बात नहीं बताई। उसने फैसला किया कि अपने दिल के राज सिर्फ अपने ही दिल में रखेगी, क्योंकि राज सिर्फ राज रहने पर ही शक्तिशाली होते हैं। एक दिन महल के बाग में वह अकेली बैठी किताब पढ़ने का ढोंग कर रही थी कि कैरन वहां आया। कैरन वही शहजादा था जो पहली जिंदगी में सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहा, बल्कि छिपकर उसकी मौत के खेल का हिस्सा बना। वह मुस्कुराते हुए बोला, शहजादी, आप हमेशा किताबों में ही खोई रहती हैं। आपको थोड़ा सा दुनियावी सियासत भी सीखनी चाहिए। एला ने किताब बंद की और नजरें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में वो मासूम झिझक अब नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। शायद आप ठीक कहते हैं, शहजादा कायरन, लेकिन सियासत सीखने के लिए उस्ताद की पहचान जरूरी है, और उस्ताद हमेशा वही होना चाहिए जो दिल से मुखलिस हो। कायरन लम्हे भर को चौंक गया। उसे एला के अल्फाज में छिपी काट महसूस हुई, मगर वह जल्द ही संभल गया और बनावटी हंसी हंसा। आप बहुत होशियार हैं राजकुमारी, आपको निश्चित रूप से बड़े फैसलों के लिए तैयार होना चाहिए। एला ने दिल ही दिल में कहा, हाँ, तैयार तो मैं हूं, लेकिन इस बार तुम्हारे लिए। रात के समय एला ने अपने कमरे की मेज पर एक छोटा सा चिराग जलाया। उसने कागज और कलम उठाया और अपने दिल की बातें लिखना शुरू किया। यह दरअसल उसकी बदले की डायरी थी, जहां वह हर व्यक्ति का नाम और उसका अपराध नोट कर रही थी। एल्जा, मां के नाम पर जहर देने वाली औरत। अर्लिन, वह व्यक्ति जिसने प्रेम के वादे के बावजूद उसे मौत के हवाले किया। कैरन, जो चुप रहकर दुश्मनों का साथ देता रहा। और बाकी सब वे सेवक और दरबारी जो आंखें बंद करके उसके आंसुओं पर हंसते रहे। एला ने कलम रोककर लिखा, अब की बार कोई नहीं बचेगा। मैं सबको वही दुख चखाऊंगी जो मैंने चखा। वक्त गुजरता गया और एला ने अपने आप को मजबूत बनाने का फैसला किया। वह रो रात को छिपकर किताबें पढ़ती, पुरानी तहरीरों और कहानियों में ताकत और जादू के इशारे ढूंढती। एक दिन उसे एक दीन किताब मिली जिसमें खून की ताकत का इक्र था। यह वही ताकत थी जिसका ताल्लुक उसके शाही खून से था, लेकिन पहली जिंदगी में वह कभी इस रहस्य तक नहीं पहुंच सकी थी। किताब के शब्द जैसे उससे फुसफुसा रहे थे, जिसके आंसू सच्चाई के हों वही अपने खून में छिपी ताकत को जगा सकता है। एला ने सोचा, मेरे आंसू अब कमजोरी नहीं, यह मेरी ताकत है। उसी दौरान महल में अर्लिन भी अक्सर उसके करीब आने लगा। वह फिर वही मीठी बातें करता, वही वादे दोहराता, मगर एला अब वह पुरानी लड़की नहीं रही थी। उसके दिल की गहराई में जलती हुई यादें उसे हर वक्त खबरदार रखती थीं। एक दिन अर्लिन ने उसके हाथ थाम कर कहा, एला, तुम्हें खबर नहीं, तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। एला ने उसकी आंखों में देखा और दिल ही दिल में कहा, कभी तुम्हारी ये बातें मेरे दिल को जादू कर देती थीं, लेकिन अब ये सिर्फ जहर लगती हैं। वह होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाई और बोली, राजकुमार, आपका साथ मेरे लिए सुकून का सबब है। लेकिन उसके दिल में एक ही अम्म था, यह सुकून का ढोंग है अर्लिन। तुम्हें खबर भी नहीं होगी कि तुम्हारे खिलाफ बीज बो दिए गए हैं। दिन गुजरते गए। एला ने अपने दुश्मनों की कमजोरियों को पहचानना शुरू कर दिया। वह उनकी हरकतों को नोट करती, उनकी आदतों को समझती और दिल ही दिल में एक जाल बुन रही थी। ये वो बीज थे जो एक दिन इंतकाम के दरखत में बदलेंगे। रात के आखिरी पहर वह खिड़की के पास खड़ी सरगोशी करती, मेरा सब्र मेरा हथियार होगा। तुम। 3 साल बीत गए। महल का माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन एला बदल चुकी थी। अब वह वही मासूम और कमोर राजकुमारी नहीं रही थी जिसे सब आसानी से धोखा दे सकते थे। उसकी आंखों में एक सुकून था, ऐसा सुकून जो सिर्फ उन्हें नसीब होता है जो अपने दिल में इंतकाम का खंजर छुपाए रखते हैं। एला ने इन 3 सालों में दया, मासूमियत और सहानुभूति का एक ऐसा नकाब ओढ़ लिया था कि सबको लगता था वह एक नरम दिल राजकुमारी है जो किसी के साथ बुराई नहीं कर सकती। लेकिन उसके दिल में जलने वाली आग अब भी जिंदा थी, बल्कि और भड़क चुकी थी। महल में एक समारोह का आयोजन किया गया था। सल्तनत के बड़े बड़े अमीर और पड़ोसी रियासतों के शहजादे व शहजादियां सब आमंत्रित थे। एला सबके सामने ऐसे पेश आती जैसे वह सल्तनत की सबसे दयालु और नेक शहजादी हो। वह मुस्कुराकर सबको खुशामदीद कहती, बच्चों के साथ खेलती, बूढ़ों के पांव छूती और कमजोरों के लिए नरम शब्द कहती। सब लोग उसकी तारीफ करते न थकते। क्या ही नेक दिल शहजादी है, एला वाकई मां जैसी हमदर्द है। लेकिन एला के दिल में हल्की सी मुस्कुराहट छिप जाती। वह जानती थी कि ये सब लोग उसके असल चेहरे से बेखबर हैं। इसी समारोह में अर्लिन भी मौजूद था। उसके चेहरे पर अब भी वही आत्म मुग्धता और घमंड झलकता था। वह एला को देखते ही आगे बढ़ा और मुस्कुराकर बोला,
राजकुमारी, आप 3 सालों में और निखर गई हैं। आपकी कोमलता और सुंदरता ने तो सबको दीवाना बना दिया है। एला ने निगाहें झुकाईं और नरम लहजे में कहा, शहजादे, आपकी मोहब्बत ही मेरी ताकत है। यह जुमला सुनकर अर्लेन के गुरूर को जैसे पर लग गए। वह और ज्यादा करीब आने की कोशिश करने लगा, लेकिन एला के दिल में एक ही बात थी, यह वही शख्स है जिसने पहली जिंदगी में मेरे दिल को तोड़कर मुझे मौत के हवाले किया था। अब की बार यह मेरे खेल का सबसे आसान मुहारा होगा। महल की बड़ी बालकनी में एला खड़ी नीचे जनता को देख रही थी। अचानक कायरन, वह दूसरा राजकुमार, आ गया। उसकी आंखों में अब भी वही चालाकी और जिज्ञासा थी। वह करीब आकर बोला, राजकुमारी, आपकी हमदर्दी के किस्से अब सल्तनत की सीमाओं से बाहर तक जा पहुंचे हैं, लेकिन राजनीति में यह नरमी अक्सर कमजोरी बन जाती है। एला ने धीरे से उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, कभी कभी कमजोरी ही सबसे बड़ी ताकत होती है राजकुमार। लोग जिसे कमजोर समझते हैं वही सब पर काबू पा लेता है। कायरन कुछ पल के लिए चुप हो गया। एला के शब्दों में एक गहरा अर्थ छिपा था, लेकिन वह यह जानने में असमर्थ था कि यह नरम स्वभाव वाली राजकुमारी दरअसल एक जहरीला सांप है जो धैर्य से वार करने का इंतजार कर रहा है। रात गए जब सब सो चुके थे, एला अपनी गुप्त डायरी निकालकर बैठ गई। उसने हर पन्ने पर एक एक नाम लिख रखा था। एल्जा, अब भी मलिका के तख्त पर कहाबिज। अर्लिन, धोखेबाज आशिक। कायरन, मौकापरस्त खामोश तमाशाई। और वह तमाम दरबारी जो 3 साल पहले उसकी बेबसी पर हंसते थे। एला ने अपनी डायरी में आज की तकरीब के बारे में लिखा, वे सब मुझे दयालु राजकुमारी समझते हैं, लेकिन यह दया का नखाब ही मेरा असली हथियार है। उनके विश्वास को तोड़ना और उनके घमंड को धूल में मिलाना ही मेरा मकसद है। 3 वर्षों में एला ने न केवल अपने चरित्र को ढका, बल्कि उसने अपने शाही खून में छिपी ताकत को भी संभालना शुरू कर दिया था। रात के आखिरी पहर वह तन्हा बाग के किनारे खड़ी आंखें बंद करके अपने अंदर की ऊर्जा को जगाने की कोशिश करती। चांदनी में उसकी हथेलियां लाल रोशनी से चमकने लगती। यह वही ताकत थी जिसका जिक्र प्राचीन किताब में था, खून की ताकत। उसने खुद से कहा, अब यह ताकत मेरा राज है। जब वक्त आएगा, यही रोशनी अंधेरों को खत्म करेगी और मेरे दुश्मनों को भी। अगली सुबह महल में खबर फैली कि एला ने अनाथ बच्चों के लिए एक नया स्कूल खुलवाया है। सबने उसकी नेकी को सराहा। अमीर और आवाम दोनों उसे दुआ देने लगे। लेकिन हकीकत यह थी कि यह सब उसकी एक चाल थी। वह अपने लिए आवाम की मोहब्बत और एतमाद हासिल कर रही थी, ताकि वक्त आने पर जब वह दुश्मनों को गिराए तो कोई उसके विवाद न उठे। एला आईने के सामने खड़ी होकर अपने अक्स को देखने लगी। कभी मैं कमजोर आंसू बहाने वाली लड़की थी, अब वही आंसू मेरा हथियार है। रहम मेरा नखाब है और इंतकाम मेरा असल चेहरा है। चांदनी उसके अल्फाज की गवाही दे रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। महल के बाग में सिर्फ झींगुर की आवाजें सुनाई देती थीं और पेड़ों के साए चांदनी में अजीब सा मंजर बना रहे थे। एला खामोशी से खड़ी थी। उसकी आंखें आसमान पर जमी थीं और उसकी हथेलियों से लाल रोशनी की हल्की झलक निकल रही थी। यह ताकत दिन ब दिन और बढ़ रही थी। एला ने आंखें बंद कीं और फुसफुसाते हुए कहा, अगर यह खून की ताकत मेरे नसीब में लिखी गई है तो अब समय आ गया है जब यह मेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगी। उसी क्षण बाग में एक आहट हुई। एला ने चौंक कर जल्दी से रोशनी अपनी हथेलियों से गायब कर दी। वह मुड़ी तो सामने कायरन खड़ा था। शहजादी, क्या आप अकेली हैं? उसकी आवाज में शक भी था और हैरत भी। एला ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी तन्हाई सुकून देती है शहजादे। चांदनी इंसान के दक्कम कर देती है। कायरन ने होर से इसकी आंखों में झांका, या फिर चांदनी कुछ राज भी छिपा लेती है। एला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नहरें झुकाकर मुस्कुरा दी। लेकिन दिल ही दिल में सोचा, यह शहादा बहुत ज्यादा सवाल करने लगा है। अगर यह मेरे नहाब के पीछे देखने लगा तो यह सब बर्बाद कर देगा। अगली सुबह महल हलचल से भरा हुआ था। रानी एल्सा ने एक नया फरमान जारी किया, खजाने में कमी है, जनता से अधिक कर वसूल किया जाए। यह घोषणा सुनकर एला का दिल तड़प उठा। वह दरबार में सबके सामने खड़ी हुई और बोली, मां जी, आवाम पहले ही भूख से मर रहे हैं। अगर हमने उन पर मयीद बोझ डाला तो उनकी बद्दुआएं हमें तबाह कर देंगी। एला ने तंगिया मुस्कुराहट के साथ कहा, शहदी, सल्तनत रहम से नहीं चलती, तात और दौलत से चलती है। तुम्हारी नरमी कमोरी है। एला ने सिर झुका लिया, मगर उसके दिल में इंतकाम का शोला और भी भड़क उठा। वह जानती थी कि अब वक्त आ गया है कि वह अपनी पहली चाल चले। अगले दिन एला ने महल के रक्षकों को बहाने से पीछे छोड़ा और गांव का रुख किया। वहां गरीबी और भूख का आलम देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई, मगर ये आंसू भी उसके खेल का हिस्सा थे। उसने बच्चों के साथ खेला, औरतों को तसल्ली दी, बूढ़ों के जख्म साफ किए और भूखों को खाना दिया। लोग हैरान थे
कि शहजादी खुद उनके पास आई है। अल्लाह एला को सलामत रखे, यही तो हमारी असली मलिका है। हमारे दुख सुनने वाला कोई तो आया। इला के साथ जनता का दिल जुड़ने लगा। वह जानती थी कि यह महारानी एल्सा के लिए सबसे खतरनाक वार है, क्योंकि ताकत ताज से नहीं बल्कि दिलों से हासिल होती है। वह एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। राजकुमारी, तुम वास्तव में कमाल की राजनीति खेल रही हो, लेकिन मुझे यकीन है कि यह दया सिर्फ एक नकाब है और मैं यह नकाब जरूर उतारूंगा। दूसरी ओर एरलीन भी एला के करीब आने की कोशिशों में व्यस्त था। समारोह के बाद से वह और अधिक दीवाना सा हो गया था। महल के बाग में एला से मिला और बोला, राजकुमारी, आपके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता। आपकी कोमलता और प्रेम ही मेरा सहारा है। एला ने झूठी शर्म के साथ निगाहें झुकाईं और धीरे से कहा, शहजादे, शायद यही मोहब्बत मेरा सहारा भी है। यह सुनकर अर्लीन का घमंड आसमान को छूने लगा, मगर एला दिल ही दिल में मुस्कुरा उठी। यह शख्स मेरे इंतकाम के खेल का सबसे आसान मोहरा है। रात को एला ने अपनी खुफिया डायरी निकाली। हर सफे पर उसने दुश्मनों के नाम लिख रखे थे। उसने लिखा, आज पहली बार जनता ने मुझे अपना मुक्तिदाता माना। महारानी के सिंहासन की नींव हिलने लगी है, लेकिन अभी असली खेल बाकी है। दया का नकाब मेरा सबसे शक्तिशाली हथियार है। अचानक एक तेज हवा चली और कमरे के शीशे कांपने लगे। एला ने चौंक कर इधर देखा। कमरे के अंधेरे में एक साया उभरा। वह साया धीरे धीरे स्पष्ट हुआ और एक नौजवान सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं और चेहरे पर रहस्यमय गंभीरता थी। कौन हो तुम? एला ने घबराकर पूछा। वह नौजवान बोला, मेरा नाम आर्यन है और मैं वह हूं जो तुम्हारे खून की ताकत का राज जानता हूं। एला की सांसें रुक सी गईं। तुम मेरे राज के बारे में कैसे जानते हो? आर्यन ने एक कदम करीब आते हुए कहा, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो राजकुमारी। तुम्हारा खून तुम्हें शक्तिशाली जरूर बनाता है, लेकिन यह ताकत तुम्हें तन्हा भी कर सकती है। मैं यहां आया हूं ताकि तुम्हें खबरदार कर सकूं। इस ताकत का इस्तेमाल दुश्मन को तबाह भी करेगा और तुम्हें अंधेरों में भी ले जा सकता है। एला ने आंखें तंग करते हुए कहा, मैं अपनी ताकत को जानती हूं और मैं जानती हूं कि कब इसे इस्तेमाल करना है। मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं। आर्यन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद तुम्हें जरूरत न हो, लेकिन एक दिन तुम्हें मेरी बात याद आएगी, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन सिर्फ महल में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने दिल में भी है। यह कहकर वह हवा की तरह गायब हो गया। एला देर तक शांत खड़ी रही। दिल में डर और जिज्ञासा दोनों भर गए। यह आर्यन कौन है और उसे मेरे खून की ताकत के बारे में इतना कैसे पता है? महल की रात हमेशा शांत हुआ करती थी, मगर आज एला के दिल में सुकून नहीं था। आर्यन की अचानक आमद ने उसकी नींद छीन ली थी। वह बार बार सोच रही थी, यह कौन है और कैसे मेरे राज तक पहुंच गया? एला ने अपनी डायरी खोली, कलम उठाया और तहरीर किया। आज एक नया साया मेरे सामने आया। वह कहता है, मेरा खून मुझे ताकतवर बनाता है, मगर इस ताकत का अंधेरा मुझे निगल सकता है। मुझे फैसला करना होगा, क्या मैं इस पर भरोसा करूं या इसे दुश्मन समझूं? अगली रात बाग में वही हवा फिर चली। एला ने चौंक कर पीछे देखा तो आर्यन खड़ा था। उसकी नीली आंखें चांदनी में और अधिक रहस्यमय लग रही थीं। तुम फिर आ गए? एला ने तेज लहजे में कहा। आर्यन शांत था। मैं आया नहीं, मैं हमेशा से यही हूं। तुम्हें बस आज देखने की अनुमति मिली है। एला का माथा शिकन आलूद हुआ। क्या मतलब? आर्यन ने धीरे से कहा, तुम्हारे खून की ताकत ने मुझे जगाया है। मैं तुम्हारी तरह एक इंसान नहीं, मैं इस ताकत का रक्षक हूं। मगर याद रखो, अगर यह रोशनी काबू से निकल गई तो यह सल्तनत को रोशनी नहीं देगी, इसे जला डालेगी। एला ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मैं अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए किसी भी ताकत का इस्तेमाल करूंगी, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। आर्यन ने गहरी नजर से उसे देखा और बोला, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है राजकुमारी। दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। यह कहकर वह फिर गायब हो गया। एला ने मुट्ठी बंद की। चाहे तुम दोस्त हो या दुश्मन, आर्यन, मैं तुम्हें अपनी राह का पत्थर नहीं बनने दूंगी। सुबह का समय था। दरबार में शोर था। मलिका एल्जा सिंहासन पर बैठी थी और अर्लिन, कायर्न और बाकी दरबारी सब जमा थे। मलिका ने ऐलान किया, शहजादी एला कल गांव में गई थी। अरावाम के साथ मिलकर उन्होंने सल्तनत के कानून की खिलाफ वर्जी की है। एक शहजादी का काम रियाया के साथ खेलना नहीं, हुकूमत चलाना है। एला के होठों पर बनावटी शर्म की मुस्कुराहट थी। माँ जी, अगर जनता भूखी है तो मैं चुप नहीं रह सकती। यह सल्तनत सिर्फ ताज की नहीं, दिलों की भी जिम्मेदारी है। दरबार में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कुछ एला की तारीफ कर रहे थे, कुछ मलिका के डर से चुप थे। अर्लिन तुरंत आगे बढ़ा, मैं राजकुमारी के साथ हूं।
उनकी सहानुभूति ही असली ताकत है। एला ने झूठी मासूमियत के साथ निगाहें झुका ली। दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए सोचा, यह बेवकूफ मेरा सबसे बड़ा हथियार है। कैरन ने चुप्पी तोड़ी। राजकुमारी की कोमलता अच्छी है, मगर सल्तनत दुश्मनों से घिरी है। कहीं यह कोमलता हमारी कमजोरी न बन जाए। इला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कमजोरी कभी कभी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है शहजादे। कायरन ने तेज नजरों से उसकी तरफ देखा। उसके दिल में शकूक और बढ़ गए। एल्जा ने सख्त लहजे में कहा, चूंकि राजकुमारी जनता के करीब जाना चाहती हैं, तो मैं उन्हें जिम्मेदारी देती हूं। एला, कल से सल्तनत के पूर्वी किले में कैद बागियों को काबू में करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अगर तुम वाकई रहम दिल हो तो उन्हें राम कर दिखाओ। अगर नाकाम हुई तो तुम्हारी हमदर्दी सल्तनत के लिए बोझ साबित होगी। एला के दिल में चमक सी आई, यानी पहला मौका। उसने झुककर कहा, जी मां जी, मैं यह जिम्मेदारी स्वीकार करती हूं। रात को एला अकेले अपने कमरे में खड़ी थी। उसने हाथ उठाए और अपनी हथेलियों में लाल रोशनी जगाई। इस बार रोशनी पहले से ज्यादा तेज थी। यही मेरा असली हथियार है, वह फुसफुसाकर बोली। अब समय आ गया है इसे आजमाने का। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और आर्यन फिर प्रकट हुआ। एला, मत करो यह गलती। गलती? इला ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं सिर्फ अपने दुश्मनों को खत्म करने जा रही हूं। आर्यन की आवाज भारी हो गई। ताकत दुश्मन को खत्म करने के लिए नहीं, अपने आप को काबू करने के लिए होती है। अगर तुम इस पर काबू न रख सकी तो यह ताकत तुम्हें भी जला देगी। इला ने मुट्ठी बंद की और कहा, चाहे यह ताकत मुझे जला भी दे, मगर इससे पहले यह मेरे दुश्मनों को खाक बना देगी। आर्यन की आंखों में गुस्से और दुहक की लहर आई। वह कुछ कहना चाहता था मगर गायब हो गया। एला ने अपनी डायरी खोली और लिखा, कल मेरा पहला इम्तिहान है। बागी किला, रहम के नकाब और खून की ताकत दोनों को आजमाने का वक्त आ गया है। आर्यन कहता है, यह ताकत मुझे अंधेरों में ले जाएगी, लेकिन वह नहीं जानता मैं खुद अंधेरों की मलिका बनने जा रही हूं। महल से कई कोस दूर पूर्वी किला अपनी वीरान हालत में खड़ा था। ऊंची दीवारों के पीछे दर्जनों कैदी कैद थे, वही लोग जिन्हें मलिका एल्जा ने बागी करार दिया था। उनकी हालत खस्ता थी, कपड़े फटे हुए, शरीर जख्मों से भरे और आंखों में नफरत भरी हुई थी। जब एला किले के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। कैदी हैरत से देखने लगे। एक शहजादी, वह भी नाजुक और नरम दिल मशहूर एला, इस वीरान जगह पर क्या करने आई है? एला ने हल्की सी मुस्कुराहट ओढ़ी और आहिस्ता कहा, मैं दुश्मनों को नहीं, अपने लोगों को देखने आई हूं। कैदियों में फुसफुसाहटें फैल गईं। एक ने व्यंग्य से कहा, हमें लोग कहती हो, हम तो महारानी के निकट विद्रोही हैं। एला उनके करीब गई, घुटनों के बल बैठकर एक घायल युवक के घाव पर कपड़ा बांधा। जो अपनी मां जैसी सल्तनत की भलाई चाहे वह विद्रोही नहीं होता, वह सिर्फ सताया हुआ इंसान होता है। यह शब्द सुनकर कई कैदियों के चेहरे नरम पड़ गए। उनके दिल में पहली बार उम्मीद की किरण जागी। रात ढल चुकी थी। किले के कैदी सो गए थे, मगर एला के दिल में सुकून नहीं था। वह उठी, हाथ उठाए और अपने अंदर की ताकत को जगाने लगी। उसकी हथेलियों से लाल रोशनी फूटने लगी, जो पथरीली दीवारों पर लर्जते साए बना रही थी। एक घायल कैदी अचानक कराहने लगा। एला ने झिझकते हुए उसके जख्म पर हाथ रखा। लम्हा भर में रोशनी उसके शरीर में जज्ब हो गई और जख्म भरने लगा। कैदी ने हैरत से कहा, यह कैसा जादू है? एला ने धीरे से कहा, यह मेरा राज है और यह राज तुम्हें बचाने के लिए है। उस पल कैदियों के दिल एला के लिए नरम हो गए। वे जान गए कि यह राजकुमारी अलग है, मगर एला के अंदर एक और आवाज थी, यह ताकत बचाने के लिए नहीं, चलाने के लिए है। वक्त आने पर यही मेरी तलवार होगी। रात को एला अपनी डायरी के साथ बैठी थी। उसने लिखा, आज मैंने पहली बार अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। मैंने खम भरे, मगर लम्हा भर को चाहा था कि यह ताकत उन सबको जला डाले। शायद आर्यन सही कहता है, मेरे दुश्मन मेरे अंदर भी हैं। अचानक हवा ठंडी हुई और आर्यन प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। एला, तुमने शक्ति का उपयोग किया, कैसा लगा? एला ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा, शक्ति कभी बोझ नहीं लगती आर्यन, यह नशा है। आर्यन ने भारी आवाज में कहा, मैंने कहा था यह शक्ति तुम्हें अंधेरों में ले जाएगी। एला खड़ी हुई, उसकी आंखों में लाल चमक उभर आई। अंधेरों से डरने वाले रोशनी के मालिक नहीं बनते। मैं वही करूंगी जो मेरी तकदीर है, और मेरी तकदीर है इंतकाम। आर्यन ने आखिरी बार कहा, जब अंधेरा तुम्हें पूरी तरह निगल लेगा तो वापसी का रास्ता नहीं होगा। यह कहकर वह गायब हो गया। एला खिड़की पर जा खड़ी हुई। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और हथेलियों से हल्की लाल रोशनी फूट रही थी। अंधेरा, वह खुद से बोली। नहीं आर्यन, मैं तो अंधेरों की मलिका बनने जा रही हूं। महल के वातावरण में एक अजीब तनाव फैल चुका था।
महारानी एल्सा ने घोषणा की थी कि साम्राज्य में शांति बनाए रखने के लिए बागी किले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह किला वही था जहां एला ने पहली बार अपनी शक्ति का परीक्षण किया था। इस खबर ने एला के दिल में एक नई आग भड़का दी। क्या वो चाहते हैं कि उन बेगुनाहों को खत्म कर दें? उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, मगर अगले लम्हे उसकी आंखों में सरखी उभर आई। नहीं, यह मलिका के खिलाफ मेरा पहला वार होगा। यही लम्हा है जब मेरा इंतकाम आगाज लेगा। आर्यन की सरगोशी। उस रात एला अपने कमरे में बैठी थी। अचानक रोशनी बुझ गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। एक जानी पहचानी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, एला, समय आ गया है, मगर याद रखना हर वार का जवाब भी होता है। आर्यन का चेहरा हल्की रोशनी में उभरा। उसकी आंखों में फिक्र थी। तुम्हें फैसला करना होगा, या तो रोशनी का रास्ता या अंधेरों का। एला ने व्यंग्य से हंसी। रोशनी? रोशनी ने मुझे धोखा दिया। आर्यन, रोशनी ने मेरी मां को मुझसे छीना। रोशनी ने मुझे हक से महरूम किया। अब मैं अंधेरों को अपना ताज बनाऊंगी। आर्यन खामोश हो गया, सिर्फ एक जुमला कहकर गायब हो गया। याद रखना, अंधेरों में हर दोस्त भी दुश्मन बन सकता है। एला जब महल लौटी तो सबसे पहले अर्लिन उसके कमरे में पहुंचा। उसकी आंखों में दीवानगी थी। राजकुमारी, आपने कैदियों की मदद की। आप वास्तव में फरिश्ता हैं। एला ने कृत्रिम मासूमियत के साथ निगाहें झुका ली। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है राजकुमारी। आर्लिन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। एला, आपके बिना मैं कुछ नहीं। अगर आप चाहें तो मैं दुनिया आपके कदमों में डाल दूं। एला ने दिल ही दिल में मुस्कुराहट दबाई। यही वह व्यक्ति है जिसने एक बार मुझे बर्बाद किया था, मगर अब यह खुद मेरी मुट्ठी में है। उसने नरम लहजे में कहा, अगर आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरा साथ दीजिए। यह सुनकर अर्लिन दीवाना सा हो गया। मैं जान भी कुर्बान कर दूंगा। एला ने सोचा, हां, पहले तुम अपनी अक्ल खोगे, फिर अपना गुरूर, और आखिर में अपनी जान भी। यही मेरा इंतकाम है। कायरन खामोशी से सब कुछ देख रहा था। उसने एला की गांव में मौजूदगी, कैदियों के साथ उसका बर्ताव और अब अर्लिन के साथ उसकी कुर्बत नोट की। उसने दिल में कहा, यह लड़की वह मासूम शहजादी नहीं जिसे सब समझते हैं। उसके नकाब के पीछे जहर है। सवाल यह है कि वह जहर किसके लिए बहाएगी। कायरन के शक अब यकीन में बदलने लगे थे। अगले दिन एयरलेन एला के पास आया। उसके हाथ में एक तलवार थी। सोने के हत्थे पर उसका नाम खुदा हुआ था। यह तलवार अब आपकी है एला। आप मेरा गौरव हैं। कल जब बागियों पर हमला होगा तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खड़ी हों। एला ने तलवार को हाथ में लिया। वह पल पल भारी लग रही थी, जैसे उसके अतीत की जंजीरें उससे जुड़ गई हों। उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैं आपके साथ हूं अर्लिन, मगर याद रखें, हर जंग में जीतने वाला सिर्फ वही होता है जो दिल से लड़े। अर्लिन ने उसके कदमों पर झुककर कहा, मेरे लिए आप ही दिल हैं एला। एला ने दिल ही दिल में कहा, हां, तुम मेरा दिल जलाने के लिए काफी ईंधन बनोगे अर्लिन। धर्च कायरन का शक और राज कायरन महल की बालकनी से सब कुछ देख रहा था। उसकी नजरें एला पर टिकी थी। यह लड़की कैदियों को आजाद करवाने गई थी। अब वही लड़की बागियों पर हमले के लिए राजी हो गई। कुछ तो खेल है यहाँ। उसने अपनी तलवार को दीवार पर मारा और बड़बड़ाया, एला, मैं तुम्हारे राज को जरूर खोलूंगा। तुम्हारे नकाब के पीछे जो अंधेरा है वह सबके सामने लाऊंगा। वह रात आ गई। रानी के सैनिक अर्लिन के नेतृत्व में विद्रोहियों के किले की ओर बढ़ने लगे। मशालें जल रही थीं, घोड़ों की टापें धरती को हिला रही थीं। एला उन सब के बीच एक काले लिबास में खड़ी थी। उसके दिल में एक ही ख्याल था, आज मेरी ताकत का पहला वार होगा। जैसे ही सेना ने किले का घेराव किया, एला ने चुपचाप आंखें बंद कर ली। उसके हाथ लाल रोशनी से जलने लगे। आसमान पर बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। कैदियों ने अंदर से शोर मचाया। यह क्या हो रहा है? सिपाही घबरा गए। अचानक एला ने हाथ उठाए और एक धमाका हुआ। किले की दीवारें हिल गईं, जंजीरें टूट गईं और कैदी आजाद हो गए। सिपाही चीखने लगे। अर्लिन ने हैरान होकर कहा, एला, यह क्या था? एला ने धीरे से कहा, यह इंसाफ था अर्लिन, वह इंसाफ जो तुम सब ने उनसे छीन लिया था। रानी एल्सा की गड़गड़ाहट। महल में खबर पहुंची तो मलिका एल्सा के चेहरे का रंग बदल गया। वह गुस्से से चीख उठी। यह किसकी हिम्मत थी कि कैदियों को आजाद करे? उसके करीब मौजूद कायरन ने धीरे से कहा, मलिका मुअज्जमा, वह एला थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। मलिका ने आंखें सिकोड़कर कहा, एला, तुम खेल खेल रही हो? अच्छा, मैं भी देखती हूं किसका वार भारी पड़ता है। जब बागी एला के कदमों में झुक गए और उसे अपनी मुक्तिदाता मान लिया तो उसने ऊंची आवाज में कहा, यह शुरुआत है। आज मैंने एक किला आजाद किया है, कल मैं सिंहासन को आजाद करूंगी, रानी का सिंहासन जो असल में मेरा है। कैदियों ने शोर मचाया।
रानी एला जिंदाबाद। एला ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में लाल रोशनी थी। यह मेरा पहला वार था। अब अंधेरों का तूफान आने वाला है। महल का माहौल आज फिर से असामान्य था। बड़े हॉल में दरबार सजा हुआ था। सिंहासन पर महारानी एल्जा पूरी शान के साथ बैठी थी। एला, राजकुमार अर्लिन और राजकुमार कैरन सभी अपनी अपनी सीटों पर मौजूद थे। आज का दिन एला के लिए एक और इम्तिहान लेकर आया था। एल्जा ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, आज सल्तनत की आवाम के सामने यह तय होगा कि हमारी शहजादी एला सिर्फ रहम दिल है या वाकई एक दिन सल्तनत की जिम्मेदारी उठाने के काबिल भी है। हॉल में सल्तनत के बड़े लोग, उमरा और आवाम के नुमाइंदे भी मौजूद थे। एल्जा ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया जिसने एला के सामने आकर रोना शुरू कर दिया। राजकुमारी, मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगा है। उसे कैद कर दिया गया है। अगर आप वाकई रहम दिल हैं तो उसे बचा लीजिए। सबकी नजरें इला पर जम गईं। यह इम्तिहान था। अगर वह इनकार करती तो लोग कहते कि राजकुमारी बेदिल है। अगर वह मान जाती तो मलिका कहती कि यह सियासत नहीं, कमजोरी है। एला ने नरम मुस्कुराहट के साथ औरत का हाथ थामा और कहा, मैं वादा करती हूं कि इंसाफ होगा। अगर तुम्हारा बेटा बेगुनाह है तो वह जरूर आजाद होगा। लोगों में खुशी की सरगोशियां फैल गईं। क्या ही नेक दिल शहजादी है। एला वाकई सबकी मां है। लेकिन एल्सा के होंठों पर एक हल्की मुस्कुराहट उभरी। वह जानती थी कि असली खेल अभी बाकी है। ये शब्द दिखने में नरम लगे, लेकिन उनके पीछे एक जहर छिपा हुआ था। एला जानती थी कि यह रानी का नया खेल है। महफिल खत्म होते ही कायरन आगे बढ़ा। उसकी नौरें एला पर जमी हुई थीं और इस बार उसकी आवाज में सख्ती थी। राजकुमारी, आपने जब बातों में फैसला कर लिया। क्या आप जानती हैं कि अगर वह कैदी वाकई मुजरिम निकला तो सल्तनत की कमोरी सबके सामने आ जाएगी। सियासत में रहम खतरनाक होता है। एला ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में घमंड नहीं बल्कि एक अजीब सा कौतूहल था, जैसे वह एला को परख रहा हो। एला ने धीरे से कहा, कभी कभी दया ही सबसे बड़ी राजनीति होती है राजकुमार। जनता के दिल जीतने से बड़ी ताकत और कोई नहीं। कायरन क्षण भर के लिए चुप हो गया। वह जानता था कि एला की बातों में वजन है, लेकिन उसके दिल में एक संदेह भी जागा। क्या यह कोमलता वास्तव में दिल से है या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा है। यह वह पहला क्षण था जब कायरन के दिल में एला के लिए नरम कोना भी जागा और शक भी और बढ़ गया। अर्लिन का अंधा प्रेम। एला अभी पलटी ही थी कि अर्लिन उसके करीब आ गया। वह जोश से बोला, राजकुमारी, आपने आज फिर साबित कर दिया कि आप सबसे नेक और सबसे महान हैं। अगर मैं होता तो कभी ऐसा फैसला न कर पाता। आप वाकई रोशनी हैं इस अंधेरे महल में। एला ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। दिल ही दिल में वह सोच रही थी, यह वही अर्लिन है जिसने एक जीवन पहले मेरे सपने तोड़े थे। अब वही मेरी तारीफों के पुल बांध रहा है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं कि यह खेल कब उसके खिलाफ पलटेगा। अर्लिन खुशी से सरशार था, मगर एला की खामोश आंखों में इंतकाम की आग जल रही थी। रात को एक और मजलिस बुलाई गई। इस बार एल्जा ने सबके सामने कहा, चूंकि शहजादी एला ने दया दिखाई है, अब फैसला उनके हाथ में है। वह कैदी कल दरबार में पेश किया जाएगा। अगर शहजादी चाहें तो उसे आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वह मुजरिम निकला तो उसके जुर्म के साथ साथ शहजादी की कमजोरी भी अवाम के सामने साबित हो जाएगी। हाल में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। यह सीधा जाल था। एला ने अंदर ही अंदर डायरी के वो शब्द याद किए जो वह रोज लिखती थी, रहमत का नकाब ही मेरा हथियार है। लेकिन आज यह नकाब ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। महफिल खत्म हुई तो कायरन एला के करीब आया। इस बार उसकी आवाज नरम थी। राजकुमारी, कल का दिन मुश्किल होगा। सब आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। एला ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं अकेले लड़ने की आदी हूं राजकुमार। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। कायरन के दिल में एक अजीब सी खलिश जागी। वह चाहता था कि कुछ कहे, लेकिन जबान बंद हो गई। यह लड़की या तो एक खतरनाक राज छुपा रही है या फिर वाकई सबसे ज्यादा अकेली है। रात गए एला अपनी डायरी खोलकर लिखने लगी, रानी का जाल तैयार है। अर्लेन अंधा दीवाना है, उससे खेलना आसान है। लेकिन कैरन, उसकी आंखों में शक भी है और हमदर्दी भी। शायद यह वह पहला शगाफ है जो मेरे नकाब में पड़ रहा है। लेकिन मुझे याद रखना होगा, नकाब टूटने से पहले मेरा इंतकाम पूरा होना चाहिए। वह डायरी बंद करके खिड़की से चांद को देखती रही। चांदनी में उसकी हथेली फिर से लाल रोशनी से जगमगाने लगी। यह रोशनी अब मेरा राज है। कल का दिन पहला वार करने का दिन होगा।